हेलो, वेलकम बैक आप सभी प्यारे छात्रों का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 साइंस की जो आपकी न्यू बुक आई है जिज्ञासा, उसका पहला चैप्टर अध्याय 1 विज्ञान के अनावश्यक संसार की खोज यात्रा का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी। दोस्तों, ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियो होगी, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर पहली वीडियो यानी पार्ट 1 में कवर करवा दिया था। थोड़ा बहुत जो 2-3 पेज बचे रहते हैं वो आज हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, जिससे हमारा पहला चैप्टर पूरा आज समाप्त हो जाएगा। और ये वाली वीडियो आपकी न्यू सिलेबस यानी 2026-27 में जो एनसीईआरटी ने आपकी न्यू किताब पब्लिश किया है जिज्ञासा, उस पर आधारित है। यानी पुराना सिलेबस हमने अब नहीं करवाएंगे, अब नया सिलेबस हम स्टार्ट कर दिए हैं। हम धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर करवाएंगे और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने मित्रों जो आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कर देना। तो और अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। ठीक है दोस्तों, और आज हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आज इसको हम पूरा खत्म कर देंगे आसान तरीके से। महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो जो बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर विज्ञान के अनावश्यक संसार की खोज यात्रा। इसका मतलब मैं एक बार फिर से बता दूं, विज्ञान तो आपको पता ही होगा यानी साइंस, और अनावश्यक यानी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, यानी विज्ञान के क्यूरियोसिटी संसार की खोज यात्रा। पहले चैप्टर का आपका नाम ये दे रखा है ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बने। आपको ये चैप्टर पूरी, आपको ये आपकी नई किताब आई है ना, पहले देखिए, पहले एक पेज में आपको इस आपकी जो नई किताब आई है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो मैंने कल करवा दिया था। ठीक है, और कल हमने अपने मतलब इस चैप्टर में आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है आपके पूरे सिलेबस में क्लास 8 में आगे चलकर। तो हमने कल यहाँ तक समाप्त कर दिया था, कल हमने यहाँ तक समाप्त कर दिया था अपना। ठीक है, और हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है। देख, आप क्लास 8 की साइंस की नई बुक में पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, आप पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, प्रकाश के बारे में, बल के बारे में और मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये सब पढ़ेंगे। अब हमारा चंद्रमा, देखिए मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ। कुल मिला के 1-2 आखिरी पेज बचे हुए हैं जिसे आज हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए, चंद्रमा की कलाओं के आवर्ती चक्रों का अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप मानव का पहला कालदर्शक अथवा दिनदर्शिका कैलेंडर बनना संभव हुआ। ठीक है, यानी इसमें बता रखा है कि हमने चंद्रमा की कला यानी चंद्रमा का जब वैज्ञानिकों ने काल दर्शन पढ़ा, उसका ज्ञान किया, तब हम कैलेंडर बना सके। ठीक है, हमारा समय कैलेंडर यानी समय नहीं कैलेंडर चंद्रमा की स्थिति पर उसका अवलोकन यानी उसका अध्ययन करने के बाद यानी चंद्रमा की परिक्रमा, उसके अध्ययन से हमारा कैलेंडर बना है। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र चक्रों के ध्यानपूर्वक अवलोकन के संयोजन द्वारा विभिन्न दर्शनिका अस्तित्व में आई। क्या यह रोमांचक नहीं कि पृथ्वी पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने वाले निर्देशक हमारे ग्रह से दूर स्थित पिंडों की गति से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं पहले ये पूरा पढ़ देता हूँ यहाँ तक, फिर मैं आपको पूरा समझाऊंगा मेन क्या है, क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा आपको पढ़ा समझ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि मात्र दिन दर्शिका अथवा सूर्य व चंद्रमा की गतियाँ ही परस्पर नहीं जुड़ी हुई हैं। यह पृथ्वी पर संजीव व उनके पर्यावरण के मध्य अद्भुत एवं जटिल संबंधों के प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्रत्येक संजीव, जैसे छोटे कीट से विशालकाय व्हेल तक, घास के पत्तियों से जड़े ऊंचे वृक्षों तक, सभी वायु, जल, सूर्य के प्रकाश तथा अपने चारों ओर के अन्य जीवों पर निर्भर है और उनकी क्रिया करते हैं। इस अनुक्रिया से हमें ग्रहों पर जीवन को संभव बनाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र, देखिए यहाँ तक तो हमारा बता रखा है कि हम आने वाले चैप्टर में सूर्य चंद्रमा की गति को पढ़ेंगे कि उनके द्वारा हमारा कैलेंडर कैसे तय हुआ। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि अपने पारिस्थितिक तंत्र यानी पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे हुआ, कैसे पानी आया, कैसे जल आया, कैसे इतने जीव आए, कैसे घास वगैरह इतने बड़े ऊंचे, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में हम इन सभी अवधारणाओं को एक साथ रख सकते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं कि मात्र पृथ्वी के जीवन के नृत्यपूर्णता उपयुक्त क्यों है। इतना ही नहीं, हम उन अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी पहचान सकते हैं जो वर्तमान में हमारे ग्रह को। देखिए, हम अंतिम चैप्टरों में ये भी पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर जीवन जब स्टार्ट हुआ था तो हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करने पड़ा। ठीक है, और मात्र पृथ्वी के जीवन यानी पृथ्वी पर कुल मिलाकर जीवन कैसे हुआ, हम आखिरी चैप्टर में ये पढ़ेंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण तथ्य है कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उपयुक्त दूरी पर स्थित है। ठीक है, जहाँ जल द्रव अवस्था में है। इसका वातावरण हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए, और हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि पृथ्वी सूर्य से एकदम बहुत दूर है। ठीक है, और पृथ्वी पर जल द्रव अवस्था में है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे ये क्यों होता है। इसका कारण हम वायुमंडल में सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही वायुमंडल हानिकारक बैंगनी किरणों से भी हमारी सुरक्षा करता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो वायुमंडल में पराबैंगनी किरण है उससे हमारी सहायता कैसे करता है वायुमंडल उनसे लड़ने के लिए। परंतु पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियाँ इसके तापमान में जिससे जलवायु प्रतिरूप बिगड़ सकते हैं, इसके परिणाम स्वरूप अत्यंत भयावह है। देखिए, हम आगे आने वाले चैप्टर में ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापवृद्धि ये भी पढ़ेंगे कि जैसे देखिए आपको पता है कि सूर्य से यूवी रेज आती हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरण आती हैं और वायुमंडल हमें उनसे बचाता है। लेकिन हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे मानवीय गतिविधि द्वारा वायुमंडल की परत छोटी होती जा रही है, ओजोन परत छोटी होती जा रही है, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी की इस समस्या और किसी भी समाधान दोनों के मूल में ही है। हम पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं, परंतु हम यह भी है जिनके वायुमंडल का प्रयोग कर रहे हैं। इन परिवर्तनों को समझना, इस दिशा को हम पढ़ेंगे कि हम पृथ्वी के वायुमंडल का कैसे बचा सकते हैं, पृथ्वी पर पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। अवलोकन, मापन, प्रयोग जैसे जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से इस स्तर पर हमारी यात्रा को मार्गदर्शित करती है, वही सिद्धांत हमें उस सूक्ष्म संतुलन को बनाए रखने में सहायता करेगा जिस पर जीवन निर्भर करता है। भावी चुनौतियाँ सदैव सरल नहीं होगी। हमें आशा है कि आपसे
कुछ लोग जिज्ञासा को अपना मार्गदर्शन बनाकर इस कठिन समस्याओं को समाधान करने की प्रयास करेंगे। यानी पृथ्वी में जो जो समस्या आ रही हैं, जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बर्फ़ पिघलती जा रही है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, हम ये सब पढ़ेंगे कि इसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं, वैज्ञानिक हम क्या क्या अपना योगदान दे सकते हैं, हम सारा जिज्ञासा में पढ़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों ये आगे है, ये क्रियाकलाप मैं नहीं करवाऊंगा पूरी तलने वाला, आप चाहे तो खुद पढ़ के कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, यह मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप मैं पहले बताऊँ, मैं क्रियाकलाप नहीं करवाऊंगा, मैं केवल मेन कराऊंगा जो चैप्टर में आपको जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है 2 वीडियो में। इस चैप्टर में मैं बताऊँ ज़्यादा कुछ है नहीं, आप मेरी दोनों वीडियो देख लेना, मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगा क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे भी नहीं आपके इस चैप्टर से ना, मैं दावे से कह सकता हूँ कुछ क्वेश्चन आ भी नहीं, आएगा भी नहीं, आया भी 1-2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं, सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो वाला इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे अब। ठीक है। अदृश्य जीव जगत हमारी आंखों की क्षमता से परे, यानी हम अपने इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। पार्ट 2 में इतना कुछ था नहीं, फिर भी आप पूरा देख लेना इस वीडियो को एक बार फिर से। पार्ट 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना। अब मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में मैं 2-3 वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ दोनों वीडियो शेयर कर देना, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले चैप्टर से।